नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो इस बात को लेकर के कि साथियों G4 के देश आपस में एक जगह बैठे हैं और आपस में बैठ के नए नवाचारों के लिए, नए इनोवेशन के लिए, नए सुधारों के लिए जोर दे रहे हैं। साथियों, आप लोग G4 का पहली बार नाम सुन रहे होंगे। आपको मैं बता दूं, G2 का नाम सुना होगा जिसके अंदर अमेरिका और चाइना आता है। G6 का नाम सुना होगा आप लोगों ने, G7 का नाम सुना होगा, G8 का नाम सुना होगा, G20 का नाम सुना होगा, पर G4 का आप अमूमन नहीं सुनते हो। आप पहली बार सुन रहे हो या फिर बहुत कम बार सुना होगा आपको। साथियों, G4 वो देश है जिसके अंदर एक भारत है, एक ब्राजील है, एक उसके अंदर जर्मनी है और एक जापान है। ये देश आपस में मिलकर के इस बात के लिए जोर देते हैं यूनाइटेड नेशन में कि भाई साहब यूनाइटेड नेशन के अंदर नए सुधार होने चाहिए, नए नवाचार होने चाहिए। साथियों, आपको बता दूं, इनकी जो G4 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं लास्ट 2015 में मिले थे, उसके बाद में ये इस पे अब जोर दे रहे हैं वापस, क्योंकि वर्तमान समय की मांग या वर्तमान समय की प्रासंगिकता इस बात को लेकर के है कि भाई साहब जिस हिसाब से अमेरिका अपना तांडव मचा रहा है, जिस हिसाब से रसिया मतलब यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है, यूक्रेन पे युद्ध कर रहा है, तो इस समय को देखते हुए ये है कि भाई साहब इसमें नए नवाचार होने चाहिए। और यूनाइटेड नेशन जो नेशन है उसका जो महत्व घटता जा रहा है, कम से कम वो नहीं घटे, कम से कम वो एक ऐसी पंचायत है कि जहां बैठ करके पूरी दुनिया के युद्ध रुकवाए जाते हैं। पर ये अभी का समय के अंदर ये पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन फेल होता हुआ दिख रहा है या फिर उसकी प्रासंगिकता खत्म होते हुए दिख रही है। कोई उसका कहना ही नहीं मान रहा है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए कह रहे हैं कि उसके अंदर नए मेंबर ऐड होने चाहिए, और नए मेंबर ऐड होंगे तो कम से कम बात में वजन होगा, लोग सुनेंगे और नए डिसीजन लिए जाएंगे। साथियों, आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन है, इसका निर्माण लगभग इस बात पे रखा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कि भाई साहब पहला विश्व युद्ध हम लोग लड़ चुके थे, पूरी तबाही देख चुके थे। उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध होता है, उसके बाद में जो अमेरिका के द्वारा जापान में परमाणु बम डाले जाते हैं उसकी पूरी त्राही देखी जाती है। फिर इससे ये अनुमान लगाया गया कि भविष्य में ऐसे कोई युद्ध नहीं हो, कम से कम भविष्य के अंदर कोई देश आपस में झगड़ के नए विश्व युद्धों को या तीसरे विश्व युद्ध को जन्म नहीं दे। इसकी पाबंदी लगाने के लिए, इस पर नकेल कसने के लिए एक इन लोगों ने एक ऐसी संसद बनाते हैं, एक ऐसी पंचायत बनाते हैं जहां से इस पर कंट्रोल किया जा सके, मतलब भविष्य के अंदर कोई युद्ध नहीं हो उस बात को। साथियों, आपको बता दो, इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर है, उसको P5 बोला जाता है, P5 ग्रुप बोला जाता है। उसके अंदर चाइना है, उसके अंदर फ्रांस है, उसके अंदर रसिया है, यहाँ से ब्रिटेन है और यहाँ से अमेरिका है। साथियों, ये 5 परमानेंट सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल हर 2 साल का होता है। लगभग 2 साल पे वो बदलते रहते हैं, नए सदस्य आते रहते हैं। साथियों, आपको बता दूं, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये अनंत है। जब तक चाहेंगे तब तक, ये जब तक यूनाइटेड नेशन चल रहा है तब तक इनका कार्यकाल है। और ये मतलब ये ऐसे देश हैं कि यहाँ पे जब ये सारे साथ बैठते हैं, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कोई प्रस्ताव रखा जाता है, और उस प्रस्ताव पे अगर किसी एक देश ने वीटो कर दिया, वीटो का मतलब ये होता है कि किसी एक देश ने मना कर दिया, 5 में से किसी एक देश ने भी मना कर दिया, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, वो वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा, वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। भारत बस इसी बात पे जोर दे रहा है कि भाई साहब 1900 की दशक के अंदर, 1900 के दशक के अंदर या 19वीं सदी के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। आज 21वीं सदी चल रही है, लगभग 70-75 साल पुराना ये गठबंधन हो चुका है। पूरे देश की इकोनॉमी बदल चुकी है। उस टाइम के अंदर क्या परिस्थितियां रही होंगी कि ब्रिटेन उस टाइम के अंदर पैसे वाला था, उसको शामिल किया गया था। फ्रांस उस टाइम में पैसे वाला था, लगभग युद्ध लड़ते थे ये लोग, ये फ्रांस ब्रिटेन, ये पूरी दुनिया पे राज करते थे। पूरी दुनिया को ये कॉलोनी बना करके रखते थे, इसलिए उनको उस टाइम के अंदर रखा गया था। साथियों, आज परिस्थितियां उसके अपोजिट हो चुकी हैं। आज ये हो चुकी है कि ये इनकी इकोनॉमी है वहीं रुकी हुई है, इनकी इकोनॉमी घटती जा रही है, टॉप 10 में भी नहीं आते हैं। इवन नए देश सामने आ रहे हैं, नई विकासशील देश सामने आ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 के अंदर आती है। इवन डिफेंस के अंदर टॉप 5 में आते हैं, इवन पॉपुलेशन के अंदर टॉप 5 के अंदर आते हैं। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे आगे निकल रहे हैं, स्पेस सेक्टर में सबसे आगे निकल रहे हैं, वो देश आज इसके अंदर नहीं है। और वो देश ये कहते हैं भाई हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए कम से कम, क्योंकि अब इस टाइम के अंदर इनका टाइम चल रहा है। जो अभी जो विकासशील देश है, जो सबसे आगे बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथिंग है, उनका टाइम चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि ये पुराने बाबा आज भी बैठे हुए हैं, ये अपनी जगह ही नहीं छोड़ना चाहते, और 70 साल से बैठे हैं। पूरी दुनिया बदल चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, पूरी दुनिया में युद्ध लड़ने के तरीके बदल चुके हैं, फिर भी अभी पंचायती करने वाले यही 5 लोग बैठे हुए हैं। भारत इसी बात पे जोर देता है कि भाई साहब इसमें नए नवाचार होने चाहिए। और इसी को देखते हुए भारत यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जो 4 देश मतलब इसके अंदर शामिल होने के लिए, या इसमें नवाचार करने के लिए, या इसमें नए सदस्यों को शामिल करने के लिए 4 देश जो आपस के अंदर ग्रुप बना रखे हैं, जिसको G4 नाम दिया जाता है। उसके अंदर जर्मनी, ब्राजील, जापान और भारत, ये चारों देश है। ये इस बात पे हमेशा जोर देते हैं, जब भी यूनाइटेड नेशन का सेशन होता है वो इस बात पे जोर देते हैं भाई साहब इनके अंदर नवाचार करो, आप लोग इसके अंदर नए सदस्यों को शामिल करो। साथियों, आपको बता दूं, लगभग यहाँ से लगभग आप लोग 40 प्लस देशों का समूह है, वहां से ब्राजील है वो अपनी दावेदारी कर रहा है। यहाँ तक कि यूरोप है, यूरोप के अंदर लगभग जर्मनी दावेदारी कर रहा है।
यहाँ से आप एशिया से देखोगे तो एशिया से लगभग 54 देश मतलब टोटल देश है, उसके अंदर मात्र एक स्थायी सदस्य मतलब यूएनओ के अंदर बैठा हुआ है, वो चाइना है, बाकी कोई देश नहीं है। तो यहाँ से भारत और जापान दावेदारी कर रहे हैं कि भाई साहब यूएनओ के अंदर शामिल होने के लिए जो पैरामीटर चाहिए वो लगभग हम सब फुलफिल करते हैं और इसमें नए नवाचार होने चाहिए। साथियों अब इसकी बात कहाँ से निकल गई, तो बात मैं आपको बताऊं, जर्मनी है, जर्मनी के अंदर एक म्यूनिक्स सिक्योरिटी काउंसिल नाम से एक सम्मेलन होता है, लगभग हमेशा ये सम्मेलन होता है, वर्ल्ड के 70 देश इसके अंदर शामिल हुए हैं और यहाँ पे विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो ये विदेश मंत्री आपस में बात करते हैं और इवन यहाँ पे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं और इवन राष्ट्र अध्यक्ष भी आते हैं, यहाँ पे सब शामिल होते हैं, वो बात करते हैं सिक्योरिटी को लेकर के। अगर मैं आपको ये कहूँ कि म्यूनिक जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको वर्ल्ड की सिक्योरिटी का अगर कुंभ कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। ये अपने आप में इस बात को चरितार्थ है, या इस बात को प्रमाणित भी करता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होते हैं सबसे बड़ी संख्या के अंदर। साथियों यहीं पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए हुए थे, इन्होंने G4 की जो मतलब G4 के जो विदेश मंत्री है उनके आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं। G4 में वही देश हैं, ब्राजील है, जर्मनी है, भारत है और जापानी, ये आपस में बैठते हैं इनके विदेश मंत्री और इस बात पे चर्चा करते हैं कि भाई साहब नए रिफॉर्म होने चाहिए और जो मल्टीलेटरलिज्म है, बहुलवाद है, उस पर जोर दिया जाना चाहिए कि भाई साहब यूएनओ है, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर नए सुधार किए जाने चाहिए, नए नवाचार होने चाहिए, नए इनोवेशन होने चाहिए, नए देशों को शामिल किया जाना चाहिए। और यहाँ से इस बात पे भी जोर दिया जाता है कि 2015 में लास्ट टाइम इन जो 4 देश हैं उनके राष्ट्र अध्यक्ष मिले थे, उसके बाद में इनके राष्ट्र अध्यक्ष नहीं मिले। G4 के विदेश मंत्री आपस में मिलते रहते हैं हमेशा। तो अब इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है कि भाई साहब यहाँ से क्या ये राष्ट्र अध्यक्ष आपस में मिलेंगे, क्या इनके राष्ट्र अध्यक्ष आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, और इस बात को और ज्यादा मतलब इस बात पे जोर दिया जाता है कि भविष्य के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सेशन आयोजित होने वाला है उस पर कितने जोर से इस बात को रखा जाएगा वहां पे कि भाई साहब इसमें नवाचार किया जाए। इवन साथियों जो भारत की वहां पे जो मतलब एम्बेसडर होते हैं यूएनओ के अंदर, वो मतलब हमेशा मतलब जो जैसे रुचिका कंबोज है, वो हमेशा इस बात को कई बार उन्होंने मल्टीपल टाइम्स बोला है कि भाई साहब इसमें सुधार कीजिए, आप लोग इसके अंदर भारत को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व दीजिए, आप इसके अंदर शामिल कीजिए। इन्होंने तो कई बार इसके मतलब रिफॉर्म का तरीका भी बताया कि इसमें रिफॉर्म या सुधार वो ऐसे ऐसे होना चाहिए, भारत के द्वारा मल्टीपल रखा गया है। इवन साथियों यहाँ पे मतलब भारत ने किसी का नाम नहीं लिया, बस डायरेक्ट ये बोला कि वैसे वहाँ पे सुधार होना चाहिए। और इसी यहाँ पे इस सम्मेलन के अंदर जो म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर साथियों यहाँ पे भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो खुद वहाँ पे गई हुई है। यहाँ तक कि जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पे आई हुई है। उन्होंने मतलब ग्रीनलैंड को लेकर के अपनी चिंताएं वहाँ पे व्यक्त की है। इसी के साथ में जेलेंस्की खुद वहाँ पे आया हुआ है, जेलेंस्की ने अपनी मतलब जो पीड़ा है वो वहाँ पे व्यक्त की है। और इसी के साथ में साथियों आपको ये भी बता दूं कि जो हम लोगों ने जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जब 60वीं मतलब वर्षगांठ मनाई जा रही थी 2005 के अंदर, तब हम लोगों ने G4 के औपचारिक मतलब नींव रखी थी, उस टाइम के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है। इसका मेन उद्देश्य इसी बात को लेकर के है कि भाई साहब यूनाइटेड नेशन है वो 70 साल पुराना हो चुका है, अब वर्तमान समय में इसकी मांग है और ये मतलब जरूरत बन चुकी है कि इसमें नवाचार होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, इसके अंदर नए देशों को आना चाहिए, इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और मतलब ये भी कहा जाता है कि स्थायी सदस्यों की संख्या तो आप बढ़ाओगे, गैर स्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य उनकी संख्या भी बढ़ाइए, मतलब वर्ल्ड के हर कोने से वहां पे रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए। साथ ही इस बात को भी जोर दिया जाता है कि वैसा ये उस टाइम में यूनाइटेड नेशन 19वीं सदी के अंदर नींव रखी गई थी, अब 21वीं सदी का समय चल रहा है, अब नवाचार मांगता है ये। और यहाँ से ये भी कहा गया है कि जैसे एशिया से भारत और जैसे मान लो कि जापान है, उन्होंने दावेदारी ठोक रखी है कि वैसा हमें तो इसके अंदर शामिल कर ही लो आप लोग। यूरोप से जर्मनी ने अपनी दावेदारी ठोक रखी है, दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील ने तो ये कह रखा है कि वैसा हमारे दक्षिणी अमेरिका है, वहां से तो एक भी सदस्य वहां पे रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारा स्थायी सदस्य वहां पे नहीं है, जबकि हम लोग कम से कम 40 देशों का ग्रुप लेके बैठे हुए हैं। तो ये मतलब किस बात का संतुलन है, ये तो एक तरीके से असंतुलन है, मतलब ये मतलब इक्वलिटी नहीं है, ये तो अनइक्वलिटी का मतलब एग्जाम्पल है। साथियों कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि कुछ पैरामीटर होनी चाहिए कि भाई साहब लोग आपकी बात सुनेंगे या आपको स्थायी पद मिलेगा वहां पे, तो मतलब कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे मतलब वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी की बात कर लीजिए तो टॉप 5 के अंदर ये 3 देश आते हैं। अगर अमेरिका को और अगर चाइना को छोड़ दे तो उसके बाद में जर्मनी तीसरे नंबर पे आता है, भारत चौथे नंबर पे आता है, और इवन यहाँ तक कि जो जापान है वो 5वें नंबर पे आता है। और जो आज वहाँ पे परमानेंट बैठे हुए सदस्य हैं उसके अंदर चाहे ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस हो, वो टॉप 10 में भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो इकोनॉमिकल रूप से आप लोग देख लो, इवन इन्होंने डिफेंस सेक्टर के लिए भी बात किया कि भाई साहब डिफेंस में भी आप टॉप 10 में आते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर हम लोग शामिल होना चाहते हैं, जो क्राइटेरिया है वो प्रॉपर हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। साथियों आपको बता दूं ये मतलब 27 सितंबर 2015 की न्यूज है। ये G4 की समिट होती है, ये न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित की जाती है 26 सितंबर 2015 को। और वहां पे ये
मतलब जो जैसे जापान के शिंजो आबे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये उस टाइम के अंदर जापान की जो चांसलर थी वो थी, यहाँ तक ब्राजील की प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे आई हुई, राष्ट्रपति आई हुई है। तो ये साथी उस टाइम के अंदर राष्ट्र अध्यक्ष आपस में मिले थे, उसके बाद में ये लोग नहीं मिलते हैं, लास्ट टाइम 2015 मिलते हैं। ये दुखद मतलब बात भी अपने लिए, क्योंकि इनको समय समय मिलते रहना चाहिए और समय समय पर इस बात पर जोर देते रहना चाहिए। इवन साथ ही उस टाइम में अंदर भी ये मिले थे तो ये इसी बात पे जोर दे रहे थे कि भाई साहब जो सुरक्षा परिषद है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसके अंदर विस्तार होना चाहिए। इवन साथियों जो G4 देश है उनके विदेश मंत्री लगभग हर 1-2 साल पे मिलते रहते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी जी के फर्स्ट कार्यकाल में जो 2014 से 2019 तक का कार्यकाल था, उसके अंदर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थी। ये 2018 की न्यूज है, ये आपस में मिलते रहते थे, इस बात पे हमेशा जोर देते थे कि हम लोग एक साथ मिलकर के कैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर बोल सकते हैं। ये न्यूज देखोगे तो ये लगभग 2017 की न्यूज है, जिसके अंदर ये आपस के अंदर मिलते हैं। ये एस जयशंकर सर मोदी जी के सेकंड कार्यकाल के अंदर ये विदेश मंत्री बनते हैं। तो ये इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि 24 सितंबर 2024 की ये न्यूज है, जिसके अंदर ये आपस में मिलते हैं। तो ये भी उसी बात पे जोर देते हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होने चाहिए, नए नवाचार होने ही चाहिए। अब बात आती है कि साथियों नए नवाचार हो रहे हैं तो इसका कोई विरोध भी कर रहा है कि पूरी दुनिया में। तो आपको मैं बता दूं, एक कॉफी क्लब के नाम से मतलब 9 देशों का एक ऐसा समूह है जो आपस में इस बात का विरोध करता है कि भाई साहब इन 4 देशों को शामिल नहीं करना चाहिए। इन 4 को शामिल करोगे तो हमें भी शामिल करोगे, नहीं तो इनको भी शामिल मत करो, किसी को शामिल मत करो। और उसके अंदर जैसे जापान है, तो जापान को काउंटर करने के लिए यहाँ पे दक्षिण कोरिया वो कह रहा है कि अगर जापान शामिल होता है तो हमें भी शामिल करोगे आप लोग। इवन जर्मनी है, तो जर्मनी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे स्पेन है, इटली है, ये वो देश, कनाडा है, ये वो देश है जो काउंटर करते हैं कि अगर जर्मनी शामिल होगा तो हम लोग भी शामिल होंगे। और यहाँ से ब्राजील की बात कर ली जाए तो मैक्सिको है, वहाँ से कनाडा है, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये शामिल होंगे तो हम भी होंगे। भारत को काउंटर करने के लिए इसके अंदर जो कॉपी क्लब है उसके अंदर पाकिस्तान बैठा हुआ है, टर्की बैठा हुआ है। ये कह रहे हैं कि अगर भारत को कभी यूनाइटेड नेशन की 27 सीट मिलती है तो भाई साहब हमें भी मिलनी चाहिए, जबकि इनकी हालत ये हो रही है, इनकी किस्तें नहीं चुकाई जा रही पाकिस्तान की तो कर्जे से, पर इनको चाहिए 27 सीट। साथियों अगर इनकी जो कॉपी क्लब है जो यूएफसी के नाम से है, इसका अगर आप लोकेशन देखोगे वर्ल्ड मैप के अंदर तो यहाँ से लगभग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से, और बाकी यूरोप से है। एशिया से मात्र एक पाकिस्तान और एक दक्षिणी कोरिया है जो विरोध कर रहे हैं, मतलब भारत का या फिर जो ये जो G4 ग्रुप है इसका हमेशा विरोध करते हैं। साथियों वर्ल्ड के अंदर जैसे आप लोग ग्रुप देखते हो, G7 सुना होगा, G8 सुना होगा, G20 सुना होगा। जैसे G7 है उसको काउंटर करने के लिए तो भारत ने अलग से बना रखा है, ब्रिक्स बना रखा है। ब्रिक्स एक तरीके से ये है कि ब्रिक्स के आप पॉपुलेशन की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, डिफेंस की बात कर लो, एयर मतलब क्षेत्रफल की बात कर लो, ट्रेड की बात कर लो, लगभग इनसे बहुत आगे निकल चुका है। G7 से बहुत आगे निकल चुका है। G7 उस टाइम में था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद में इसकी प्रासंगिकता थी। पर वर्तमान समय के अंदर कोई सबसे ज्यादा ग्रोथिंग कंट्रीज है वो इसके अंदर ये कंट्रीज आती हैं, ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। अब ये लगभग इसको लगता है कि जो दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड ऑर्डर था उसके अंदर ये टॉप पे बैठा हुआ था। पहले अमेरिका बोला जाता था कि भाई साहब अमेरिका की पंचायती चलती है, उसके बाद में G7 की चलती है, G7 की बाद में वजन होता है। पर इस टाइम के अंदर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो खत्म होते हुए दिख रहा है, और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, जो नई ताकत बन रही है वो ब्रिक्स जैसे कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं। और ब्रिक्स से आप लोग देखोगे तो इंडिया और ब्राजील तो अभी G4 के अंदर खुद शामिल हैं। इवन साथियों बात कर लीजिए यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन को लगभग आप ये देख सकते हो 70 साल पुराना हो चुका है, और 70 साल पुराना हो चुका है। इसका अंदर आप लोग देखोगे रिफॉर्म की क्यों जरूरत है, मतलब सुधार की क्यों जरूरत है। आपको एक डाटा आपके सामने है, आप लोग यहां से अगर आप लोग आधा यूरोप से अगर उधर की बात करोगे, आप लोग अगर साथियों यहां से आप लोग इस लाइन से उधर की तरफ जाओगे तो वेस्टर्न यूरोप है, पश्चिमी यूरोप के नाम से जाना जाता है, उसमें 29 देश आते हैं। अगर उन 29 देशों के अंदर आप लोग परमानेंट सीट की बात करोगे तो 3 देशों के पास में यूनाइटेड नेशन के अंदर है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट सीट है, उनमें से 3 यहीं से आ रही है। मतलब अमेरिका के पास में, यूके के पास में, फ्रांस के पास में 3, मतलब आप लोग यहाँ से देखोगे वेस्टर्न यूरोप मतलब पश्चिमी यूरोप से आते हैं। और देश कितने हैं यहाँ से, टोटल 29 देश भाग लेते हैं। और यहाँ से अस्थायी या मतलब नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो दो मेंबर हैं, जो 10 के अंदर से 2 यहाँ से आते हैं। अब बात कर ली जाए साथियों ईस्टर्न यूरोप की। ईस्टर्न यूरोप मतलब पूर्वी यूरोप की बात कर ली जाए, पूर्वी यूरोप में 23 देश आते हैं, 23 में एक परमानेंट मेंबर है, रसिया परमानेंट मेंबर है, और नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर एक परमानेंट, यहाँ से एक सीट चुन के जाती है हमेशा से। अब साथियों बात कर लीजिए एशिया से। अब एशिया की बात करोगे तो एशिया में लगभग 54 देश हैं। 54 देशों में से परमानेंट मेंबर की बात कर ली जाए यूनाइटेड नेशन के अंदर 5 में से एक मेंबर यहाँ से जाता है, और नॉन परमानेंट की बात कर ली तो 2 मेंबर यहाँ से चुन के जाते हैं 2 साल के लिए।
साथियों अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर ली जाए, अफ्रीका में लगभग एशिया के बराबर 54 देश है। परमानेंट मेंबर की बात कर ली जाए जीरो, मतलब यहां से कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। और नॉन परमानेंट मेंबर यहां से चुन के जाते हैं, 3 मेंबर चुन के जाते हैं 2-2 साल के लिए। अब साथियों यहां से आप लोग देखो कि 54 यहाँ पे 54 यहाँ पे, इनके पास में सिर्फ एक परमानेंट मेंबर है, जबकि यहां से 29 ही 3 लेके बैठा हुआ है। मतलब ये न्याय नहीं है, एक तरीके से इंसान मतलब अन्याय है लोग देशों के साथ में। साथियों यहां से आप लोग बात कर ली जाएगी लैटिन अमेरिका की या दक्षिण अमेरिका की, तो 33 देश हैं जीरो परमानेंट मेंबर। अगर आप लोग 33 54 54 अगर इनको जोड़ते हो तो लगभग पूरी दुनिया के 2/3 नहीं 3/3 3/4 वो देश हैं जिनके पास में सिर्फ एक सीट है, परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन के अंदर, और परमानेंट इनका कोई मेंबर नहीं है। मात्र 29 देश हैं वो 3 सीटें लेके बैठे हुए यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट की। और यूरोप से ईस्टर्न यूरोप से बात कर ली जाए तो एक देश है। साथियों यहां से ये हमेशा इस बात पे जोर दिया जाता है कि भाई साहब हम लोग इतनी संख्या के अंदर, इतनी पॉपुलेशन में, इतनी ग्रोथिंग कंट्रियां हैं, और फिर भी आप लोग यहाँ से मतलब परमानेंट मेंबर के अंदर आप सुधार नहीं कर रहे हो। 1970 1945 के दशक में जो यूएनओ बना था उस टाइम में पता नहीं क्या परिस्थिति रही हुई, ये लोग उस टाइम में अमीर थे, पर आज इनकी हालत ये है कि इनके कर्जे हो चुके हैं और ये कंट्रियां बहुत आगे निकल रही। तो ये चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा प्रतिनिधित्व वहां पे बैठना चाहिए, हमारी संख्या बढ़नी चाहिए। अब इसके अंदर इनोवेशन होने की जरूरत है, इसमें नवाचार होने की जरूरत है, इसमें नए मेंबर शामिल होने चाहिए, नई संख्या बढ़नी चाहिए इसकी। इस बात पे जोर दिया जाता है। इवन इस बात पे मतलब परमानेंट मेंबर पे तो जोर दिया जाता है कि भाई साहब ये संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके अलावा इस बात पे भी जोर दिया जाता है कि नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो संख्या भी 10 से बढ़ा करके अब संख्या लगभग 20 से 25 होनी चाहिए, और जो परमानेंट मेंबर है वो 5 से लगभग 11 होने चाहिए या 10 होने चाहिए। ये इस बात पे जोर दिया जा रहा है। और ये मतलब ये डाटा आपके सामने, आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि एक तरीके से ये जो बैठे हुए पुराने पंच हैं वो चाहते ही नहीं है कि कोई नया देश उसके अंदर शामिल हो। इनको मालूम है कि अगर नया कोई आएगा तो फिर इनकी पंचायती कैसे चलेंगी, इनकी लोग बातें क्यों सुनेंगी, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा मतलब टोरा चलेगा, या फिर उनका सबसे ज्यादा मतलब बातों में वजन रहेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इकोनॉमी में, डिफेंस में, सब चीजों में वो बहुत आगे कंट्रीज हैं। तो वो अगर आगे होंगी तो फिर इनकी वैल्यू कम होगी, इनकी वैल्यू कम होती तो ये लोग चाहते नहीं है। जब भी ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई साहब इसके अंदर सुधार होना चाहिए P5 ग्रुप के अंदर, तो ये लोग हमेशा वीटो करके उसको खारिज कर देते हैं, आने ही नहीं देते ऐसे प्रस्ताव को। साथियों आपको बता दूं P5 को काउंटर करने के लिए G4 बनाया जाता है। और G4 मतलब हर चीज के अंदर आप इसके अंदर अमेरिका को, और आप इसके अंदर अगर यूनाइटेड नेशन है नीलम अमेरिका को और चाइना को छोड़ दोगे तो बाकी जो टॉप इकोनॉमिक कंट्री हैं वो सारी इधर ही हैं, चाहे उसके अंदर जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे भारत हो, ये बहुत आगे। इवन पॉपुलेशन की बात कर ली जाए तो पॉपुलेशन में भारत सबसे आगे निकल चुका है। और वर्ल्ड की सबसे ग्रोथिंग इकोनॉमी के मामले में देख लिया जाए तो वो भारत सबसे बढ़ती हुई ग्रोथिंग इकोनॉमी है। कोरोना काल के अंदर साथियों सबकी माइनस के अंदर चली गई थी, भारत की पॉजिटिव थी उस टाइम के अंदर भी। तो इस भारत और चाइना की, तो इस बात का मतलब सबसे बड़ी वजन होता है, इस बात का सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि बस अब इसमें नए नवाचार होना चाहिए। आप अगर ये बात करोगे कि G5 ये जो देश हैं G4 और जो P5 है, इनका अगर आप कंपैरिजन करोगे साथियों, तो इस कंपैरिजन में आपको लगभग जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये कहीं आसपास में नहीं दिखेंगे। इवन आप लोग जो रूस की बात कर ली जाए, वो इकोनॉमी में बहुत पिछड़ चुका है, वो पॉपुलेशन में बहुत पिछड़ चुका है, वो सिर्फ एक एरिया के अंदर लेके बैठा हुआ है, या फिर वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन है, बाकी लगभग वो भी पीछे है। फिर भी ये मतलब G4 जो देश हैं वो कहते हैं कि वैसे हम लोग इन चीज़ों में आगे, हमें इसके अंदर भागीदारी मिलनी चाहिए। साथियों आपको इसके अलावा आपको एक चीज बताऊं, हाल ही के अंदर पिछले साल भी हम लोगों ने, ये लगभग 2025 की न्यूज है, तब भी हम लोगों ने पूरे जोर से यूनाइटेड नेशन के अंदर कहा था कि भाई साहब ये चारों देश आपस में मिलकर कि इसमें नए नवाचार होने चाहिए। अब साथियों ये बहुत से पे है कि ये कब इन देशों को सद्बुद्धि आएगी, कब इसके अंदर नए नवाचार होंगे, क्योंकि समय की मांग तो ये है कि लगभग जो इतने पुराना जो संगठन है उसमें सुधार होने चाहिए। अगर सुधार नहीं होगा तो समय के साथ में उसकी वैल्यू घटेगी, उसकी प्रासंगिकता घटती जाएगी, लोग उसकी सीरियस नहीं लेंगे। और ये अभी आप देख भी सकते हो, चाहे ईरान और चाहे इसराइल और ईरान का युद्ध हो, चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, ये आप सब इन चीज़ों के अंदर देख लो, यूएनओ को कोई सीरियस ले नहीं रहा था, युद्ध चल रहे थे और लगभग 3-3 4-4 साल युद्ध चल गए। तो इससे लग रहा है कि इसकी वैल्यू घटती जा रही है। इसको अगर जिंदा रखना है तो इसमें नए नवाचार होने चाहिए समय समय पर। साथियों आपको ये सेशन वाकई में अच्छा लगा हो तो नीचे आपको 2 सेकंड का समय लगेगा, सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जाइए। इस टॉपिक के प्रति आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाइए। इतने पैसेंस और धैर्य से आप लोगों ने सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।